कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आपका वो प्रोग्राम जब बातें होती हैं बिल्कुल खुलकर, खुल्लम खुल्ला। आज बजट सत्र की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री सबसे पहले जब मीडिया के सामने आते हैं 2 बातें कहते हैं। आज कही उन्होंने, और वहां उन्होंने एक बात कही, कुछ सही भी है। कहा कि मैं 10 सालों में पहला संसद सत्र ऐसा देख रहा हूं जहां विदेश से कोई चिंगारी नहीं सुलगी, जहां यहाँ उसको हवा देने वाले लोग तो बैठे हैं लेकिन उनको कोई मौका नहीं मिला। और वो बात तो सही कह रहे हैं। कभी पेगासस आ जाता है, कभी कोई और मुद्दा आ जाता है, कभी अडानी हिंडनबर्ग आ जाता है, और हर सत्र में कुछ ना कुछ होता है, हंगामा होता है, और फिर वही मुद्दा छाया रहता है बहुत दिनों तक। लेकिन एक तो दिल्ली का इलेक्शन चल रहा है। ऐसे में अगर ऐसा कोई मुद्दा आ जाता तो आप समझते हैं कि फिर वो अपनी स्पेस लेता है, तो फिर कैंपेन पर भी उसका असर होता। तो आज हम दोनों बातें ये पैरेलल लेकर के चलेंगे कि संसद सत्र में, बजट में क्या चीजें होने वाली हैं, उसमें कोई दिल्ली के इलेक्शन की छाप मिलेगी क्या, दिल्ली के चुनाव में अब कौन से मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री की तीसरी रैली हो चुकी है, अभी एक रैली और होगी। तो बीजेपी ने अपना कैंपेन कहां तक पहुंचाया, किन मुद्दों पर लेकर के गई। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जिन इश्यूज को जनता के बीच लेकर के आ रहे हैं, और जिस तरीके से लेकर के आ रहे हैं, जिस भाषा शैली में लेकर के आ रहे हैं, उसका फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये सारी बातें आपसे करेंगे। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ आ चुके हैं प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत आपका, आपको मिस किया हमने 3-4 दिन से। दीपक चौरसिया जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत दीपक सर आपका भी। और देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रोग्राम में। देवेंद्र आपका बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत आज की उसे कंट्रोवर्सी से जो सोनिया गांधी जी के एक बयान से निकली। आमतौर पर सोनिया गांधी अब तो बहुत कम एक्टिव हैं, बोलती भी कम है वो, लेकिन आज जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हो गया उसके बाद मीडिया ने उनसे पूछा कि आपको कैसा लगा, तो पहले राहुल गांधी से पूछा तो उन्होंने कहा बोरिंग। एक शब्द में उन्होंने निपटा दिया सारा भाषण, बोरिंग। उसके बाद सोनिया जी के पास जब बोलने का मौका है तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में वो बोल रही थी कि शी वाज टायर्ड, वो थक गई थी। फिर उन्होंने एक फ्रेज इस्तेमाल कर दिया, पुअर थिंग, मतलब बेचारी थक गई थी वो इतना लंबा भाषण था ऐसा। उनकी वो उनकी तरफ से सफाई देने वाले कह रहे हैं कि वो तो केवल एक हमदर्दी दिखा रही थी राष्ट्रपति के लिए, क्योंकि दोनों जो हैं वो बुजुर्ग महिलाएं हैं, और इसलिए उनको ऐसा लगा कि वो शी वाज टायर्ड, वो थक गई थी। प्रियंका गांधी वाड्रा से भी, वो बगल में खड़ी थी उनसे बाद में पूछा कि भाई ये तो विवाद हो गया सोनिया जी के बयान पर, तो उन्होंने भी इस पर सफाई दी कि भाई ऐसा उनका कोई इंटेंशन नहीं था। खड़गे साहब को भी आना पड़ा कांग्रेस अध्यक्ष को सफाई देने के लिए। उन्होंने भी कहा कि बीजेपी खामखा का मुद्दा उछाल रही है, ये तो अपमान तो उन्होंने राष्ट्रपति का किया था जब नई संसद के उद्घाटन में भी उनको नहीं बुलाया था। बहरहाल तो अब ये कि नई कंट्रोवर्सी बन गई है, तो पहले आइए इसी को निपटा लेते हैं, इसी पर बात कर लेते हैं। सर आपने वो स्टेटमेंट देखा, अब बीजेपी के प्रधानमंत्री ने अभी अपनी दिल्ली की सभा में यह कहा कि कांग्रेस के शाही परिवार के लोगों ने राष्ट्रपति का अपमान किया। एक शख्स राहुल गांधी ने उनके भाषण को बोरिंग कहा, और सोनिया गांधी ने उनको गरीब और चीज कहा, पुअर थिंग, गरीब और चीज कहा। प्रधानमंत्री ने उसका अनुवाद करके बताया। इसमें है कोई कंट्रोवर्सी? नहीं, निश्चित रूप से आप देखिए, बैकग्राउंड देखेंगे तो आपको लगेगा बड़ी सामान्य बात। इस परिवार की आदत रही है संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को इस तरह से ट्रीट करने की। बहुत पुरानी बात न कीजिए, आप ज्ञानी जैल सिंह से शुरू कीजिए। जब वो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे और अलग अलग राज्यों में कैंपेन के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने कहा इंदिरा जी के कहने पर झाड़ू भी लगा सकता हूँ। वो व्यक्ति देश का अगला प्रधानमंत्री बनने जा रहा था, अरे राष्ट्रपति बनने जा रहा था। राष्ट्रपति बन गए। 84 का सिख विरोधी नरसंहार हुआ। उस समय देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को फोन कर रहा, प्रधानमंत्री फोन नहीं उठा रहे। प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि इंदिरा जी के घर में कई बार वो खाना बना चुकी थी। तो जिस परिवार को इस तरह से ट्रीट करने की लोगों की को आदत रही हो, एक प्राइम मिनिस्टर बने पीवी नरसिम्हा राव, जिन्होंने थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की कि उनकी रीढ़ है, तो उनके साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ जिंदा रहते हुए और जिंदा नहीं रहने पर भी। दूसरे राष्ट्रपति हुए प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने उस तरह का भाव नहीं दिया। उनके बारे में किस तरह का ट्रीटमेंट उनको मिला, क्या स्थिति हुई, ये सबको पता है। और एक राष्ट्रपति हुए जिसको कांग्रेस ने नहीं बनाया था, एपीजे कलाम। उनके साथ क्या हुआ आपको मालूम है। उन्होंने सोनिया गांधी को
प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया 1999 में, और उसके बाद भी। तो उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह ट्रीट करते हैं। और मनमोहन सिंह के तो दसियों उदाहरण हैं। आके कुर्सी पर बैठ रहे हैं, एसपीजी आके उठा देती है, वहाँ आके सोनिया गांधी बैठती है। सोनिया गांधी किसी संवैधानिक पद पे तो थी नहीं उस समय। देश का प्रधानमंत्री, उससे बड़ा पद कौन है प्रशासनिक रूप से, और संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद नहीं है। जो संविधान की किताब रोज निकाल के एक जेब से दिखाते हैं राहुल गांधी, वही संविधान राष्ट्रपति को इस देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद मानता है। आज बीजेपी वालों ने याद दिलाया कि एलओपी बनने के बाद राहुल गांधी राष्ट्रपति से मिले भी नहीं, एक बार मिले भी नहीं। कर्टसी मुलाकात और उनकी टिप्पणी देखिए, भाई राष्ट्रपति का अभिभाषण किसी को एंटरटेन करने के लिए नहीं होता है। बोरिंग, ये कौन सा कमेंट है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर? आप ये कहिए कि नई बात नहीं कही, समझ में आती। आप कहिए कि ये जो आंकड़े सरकार ने उनसे बुलवाए वो गलत बुलवाए, जो दावा करवाया वो सही नहीं था, जो आगे का रोड मैप दिखाया वो सही नहीं है। इस तरह की कोई भी आलोचना आपको उसमें मतलब कोई हमदर्दी जैसी चीज जो उन्होंने कहा, उस भाषण पर टिप्पणी करनी थी। नहीं, जो सोनिया गांधी के रिमार्क में आपको जैसा वो कह रहे हैं कि भाई ये तो एक महिला के बारे में साथ एक सिंपैथी थी, वो एक माइंडसेट बना हुआ है, कंडेंसेंडिंग मतलब था, ऐसे लोगों को किस नजर से हम देखते हैं। भाई वो पहले तो संबोधन ही गलत था। महामहिम राष्ट्रपति हैं वो, और उनको उसी रूप में संबोधित किया जाना चाहिए। ठीक है, वो बेचारी नहीं है। इस देश की निर्वाचित राष्ट्रपति बेचारी नहीं हो सकती है। ये किसी के कितना भी बड़ा नेता था तो बहुत कैजुअल, ये तो बात सही है। खैर, आप तो शायद पार्लियामेंट में ही थे उस वक्त। हाँ, लेकिन सौरभ उस रूप में नहीं कहा गया था कि कैजुअल लगे। वो एकदम से एक डिजाइन के तहत अगर कहा जाए तो जो परिस्थितियां थी उससे ऐसा लगा। डिजाइन के तहत मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब पार्लियामेंट के गेट से ये तीनों बाहर निकले तो हाउस से लेके पार्लियामेंट के वहाँ नीचे बाहर आने तक मकर गेट जो है, उससे मकर गेट से भी कम से कम पैदल चल के साथ आए होंगे, कम लगभग 30 मीटर। ठीक, अंदर पूरा कॉरिडोर, अंदर का हॉल, मतलब लगभग 100 मीटर आप ट्रेवल करके आ रहे हो और आपस में बातचीत करते आ रहे हो। तो अगर वैसा रिमार्क रहता है, इनफॉर्मल अंदाज में कुछ बोल देना, तो आप बोल लिए होगे। मीडिया के सामने आके पूरी घेराबंदी करके और फिर वहाँ पे ये बात नहीं करते। होता है ना कि ड्राइंग रूम में जो आप बातचीत कर रहे हैं, बाहर जाके आपको नहीं कहना, आप अंदर कह लिए होते। बाहर आके आप कह रहे हो, उस तरीके से कह रहे हो, तो सीधे सीधे समझ में आ रहा था कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप सोच के आए हो कि आपको ये बात कहनी है। थोड़ा नए तरीके से कहनी है, नए तरीके से लिहाज से कि हमें बाइट नहीं देना है, लेकिन आपस में बात करनी है। आप देख भी रहे हैं राहुल गांधी आजकल इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कम्युनिकेशन के स्टाइल में। दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ से भी वो गाड़ी में बैठ के अंदर बाहर नहीं गई है पार्लियामेंट से, वापस लौट के अंदर हाउस में गई हैं। मतलब वो हाउस से बाहर निकल के आना, मीडिया के सामने ये करना और वापस फिर हाउस में जाना, और जब बाहर वो गई हैं तो दूसरे गेट, पीछे गेट से लगभग 1 घंटे बाद, मतलब वो सोच समझ के वो किया गया चीज़ था। और जब राहुल गांधी का ये सब, कांग्रेस के नेताओं का ये सब जब बयान आया, तो उसके बाद बीजेपी के एक नेता ये कहना था कि समस्या ये है कि राहुल गांधी ये सोचते हैं कि पार्लियामेंट सिर्फ 3 चीज़ों से चलती है, एंटरटेनमेंट, सीरियसनेस है ही नहीं। रह गई बात राष्ट्रपति के हिसाब से, अगर आप देखें तो ये पहला मौका तो नहीं है ना सौरभ। जैसे मिलने नहीं गए वो तो छोड़िए, संविधान दिवस पे आप एलओपी हैं, जॉइंट सेशन के लिए प्रेसिडेंट आई, उनको ग्रेट नहीं करना। जब वो इलेक्शन के लिए खड़ी हुई तो अजय कुमार का, कांग्रेस के नेता का ये कहना कि हाँ ये इविल फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करती हैं, आदिवासी महिलाओं को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपत्नी, उस समय अधीर रंजन चौधरी एलओपी थे, उस पर भी कांग्रेस के टॉप लीडरशिप की तरफ से उस तरह का कोई रिएक्शन नहीं। तो उसमें आपको एक पूरी श्रृंखला नज़र आएगी जब बार बार आप इस तरह का रिएक्शन देते हो, और तब फिर अगर ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो उसमें वो आरोप चस्पा होना ज़्यादा आसान हो जाता है कि आप एक डिजाइन के तहत इस काम को कर रहे हो। आपके माइंडसेट में वो बना हुआ है कि अगर ये ट्राइबल हैं तो बेचारी ही हो सकती हैं। जैसा कि सर ने कहा कि अगर आपको स्पीच में इतने सारे कंटेंट है, उसके आधार पर आप आलोचना कर सकते थे। जी, अरे वो ये मिस हो जाता। अच्छा, वो एकदम से याद आ गया, राष्ट्रपति भवन ने इस पर टिप्पणी दी है। जी हाँ, बिल्कुल, अपनी तरफ से, और कहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं की टिप्पणियों से शीर्ष पद की गरिमा को ठेस पहुंची है। संसद में माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मीडिया को प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं ने ऐसी टिप्पणियां की जिनसे स्पष्ट रूप से उच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंची। ये अस्वीकार्य है।
इन नेताओं ने अंत में ने कहा कि अंत में राष्ट्रपति बहुत थक गई थी और वो मुश्किल से बोल पा रही थी। ये सत्य से परे है, वो किसी भी समय थकी हुई नहीं थी। अब राष्ट्रपति भवन को अगर इसका नोटिस लेकर बोलना पड़ रहा है तो मतलब बात तो गंभीर हो गई। 32 साल से मैं राजनीति कवर कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स कवर कर रहा हूँ, और मैंने कभी नहीं देखा कि लीडर ऑफ अपोजिशन या विपक्ष की पार्टी की जो सर्वोच्च नेता हैं, सोनिया गांधी सर्वोच्च नेता हैं ही, अपने पुत्र से तो ऊपर ही हैं, उनके किसी बयान पर राष्ट्रपति भवन को इस तरह से प्रतिक्रिया देनी पड़े। आप सोचिए कि राष्ट्रपति को दिल तक लगा होगा, महामहिम राष्ट्रपति को ये बात दिल तक लगी होगी, जिसके बाद ये जो है प्रेस सचिव की तरफ से, राष्ट्रपति की तरफ से बयान आया है। वो कोई ऑर्डिनरी लेडी नहीं है ना यार, वो भारत की राष्ट्रपति है। भारत की राष्ट्रपति है। देखिए, दो चीज होती है, पद और पद की गरिमा। पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उस गरिमा का ख्याल रखा जाता है, और कांग्रेस हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करती आई है जिससे उसके हिसाब से गांधी परिवार भारतीय राजनीति का प्रथम परिवार है। तो राष्ट्रपति से भी ऊपर हो गया, मानते हैं अपने आप को, मानते हैं। वो जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ना, ये शब्द मैंने कई बार बोला है कि वो जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है गांधी परिवार का, वो बहुत बड़ा है। भाई, हम तो गांधी हैं, हम तो राष्ट्रपति बनाते हैं। ऑब्वियसली ये जो मेंटेलिटी है, इससे ही 60 साल 70 साल देश चला है। और मैं आपको ये भी बता दूं, और इस मेंटेलिटी को मानने वाले हमारे, जो माफ कीजिएगा ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, फ्यूडल मानसिकता की सोच वाले भी कई सारे लोग हैं जो इस तरह की चीजों को, इस तरह के परिवारों को, इस तरह की राजनीति को पसंद करते हैं और समय समय पर उनको चुनते हैं, और उनका एक तयशुदा वोट बैंक भी होता है। बड़े दुख की बात है। खैर, ये और प्रधानमंत्री ने अभी अपनी रैली में इस बात को उठाया। तो आइए थोड़ा मैं दिल्ली इलेक्शन की तरफ आपको लेकर के चलता हूँ। सर, सब लोग यही जानना चाहते हैं कि रोज हमको बता दिया करें कि भाई आज क्या, कहाँ बीजेपी पहुंच गई, कहाँ आम आदमी पार्टी पहुंच गई, चुनाव कौन जीत रहा है। पूछ लेंगे, वो अंत में पूछ लेंगे, रिवायत है। लेकिन एक चीज मुझसे किसी ने कहा कि आप ये पहले जरूर पूछिएगा अपने पैनलिस्ट से कि ये जो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के कहने से पूरी बीजेपी ये आम आदमी पार्टी की सरकार को आपदा आपदा कह रही है, ये चिपक रहा है कि नहीं चिपक रहा है? मतलब अगर आपने कोई चीज कॉइन की है, अगर वो लोगों के बीच में पॉपुलर हो रही है, तब तो आपका सिक्का चला, नहीं तो फिर अभी आपका गेम खराब हो रहा है। जैसे बटोगे कटोगे एक है, सेफ है, चल गया था, चिपक गया था महाराष्ट्र में, ऐसा ये आपदा आपदा कुछ चला। देखिए, कई बार होता है चुनाव में कि आप कोई एक नारा, कोई एक शब्द, एक कोई मुहावरा बोलते हैं और वो उस इलेक्शन को डिसाइड करता है, एक तरह से उसका थीम बन जाता है। आपको याद होगा 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव, अखिलेश यादव का सबसे बड़ा नारा था कि हमारा काम बोलता है। प्रधानमंत्री की पहली रैली हुई, उन्होंने कहा इनका काम नहीं, कारनामा बोलता है। पूरा चुनाव उसी पर चला गया। उसके बाद जो है कानून व्यवस्था को लेकर, प्रशासन को लेकर, भ्रष्टाचार, तमाम चीज़ें, मुद्दे उसमें जुड़ते चले गए। इसी तरह से मुझे लगता है कि ये आपदा का जो मामला है, अगर ये बात आपदा जो है प्रधानमंत्री 2020 में बोलते तो कोई असर नहीं होता। नुकसान भी हो सकता था, जैसे 2015 में नक्सली बोला, उसका नुकसान हुआ। लेकिन 2025 में ये मुद्दा बिल्कुल चलेगा। अब कितने लोगों पर चलेगा ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि पूरी थीम को उसी के इर्द गिर्द बीजेपी ने बुना अपनी रणनीति को, चुनावी रणनीति को। तो उसमें मुद्दे जुड़ते चले गए। शराब घोटाला, उसके अलावा अब सबसे ताज़ा तो यमुना के पानी का चल रहा है। यमुना के पानी में जहर, यमुना के पानी में जहर। अब बताइए, कोई जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह का बयान दे सकता है क्या कि एक दूसरे राज्य पर, आप पड़ोसी राज्य पर आरोप लगा रहे हैं कि उसने नदी के पानी में जहर मिला दिया है। इस तरह की अफवाह दो समय सुनी थी हम लोगों ने, एक जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था और दूसरा जब सिखों के खिलाफ नरसंहार हो रहा था। युद्ध के टाइम में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने जहर मिला दिया पानी? हाँ, कि फला नदी में जो है जहर मिला दिया है, और सिखों के खिलाफ जो नरसंहार हुआ उसमें कि फला मोहल्ले की पानी की टंकी में जो वाटर टैंक है उसमें जहर मिला दिया गया है। ऐसे भी परिवार थे जो 24 घंटे 36 घंटे बिना पानी के रहे, इस अफवाह के कारण। तो ऐसी अफवाह तो देश में अराजकता, प्रदेश की बात है तो प्रदेश में अराजकता फैलाने वाली। वो लड़ तो रहे इलेक्शन कमिशन से, उन्होंने लड़ते रहे, वो कुछ भी बोलते रहे, कहना शुरू कर दिया। नहीं, वो लड़ तो कांग्रेस पार्टी से भी रहे थे और पूरे विपक्ष ये सब पर आरोप लगा रहे थे
कि इनका भ्रष्टाचार है। शरद पवार का उनके पास जो है स्विस बैंक का अकाउंट नंबर था, ये बताते थे। तो उसको कभी साबित किया क्या? ये भी आज बोला प्राइम मिनिस्टर ने कि अब दिल्ली को तकरार वाली नहीं तालमेल वाली सरकार चाहिए। बीजेपी इस बात को भी इशू बना रही है। जो शिकायत आम आदमी पार्टी की है एक्चुअली कि हमें काम नहीं करने देते, बीजेपी उसको अपने फेवर में बुनाने की कोशिश कर रही है कि ये तो यही करते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो इस लिहाज से भी कि बहुत सारे ग्राउंड पे ये फीडबैक बीजेपी को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी ने जो नैरेटिव गढ़ा कि हमें काम नहीं करने दिया था अपनी असफलता के लिए, तो उसके तर्क के तौर पे ये इस्तेमाल किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा कि केंद्र की सरकार हमें काम नहीं करने दे रही है। बीजेपी के अपने इलेक्शन सिस्टम को ये मैसेज मिला था, तो उसको भी काउंटर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला। दूसरी चीज़ सौरभ की अगर यमुना वाले पे आप देखें तो इसमें आपको समझ में आएगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो स्मार्ट मूव चला उसका उन्हें फ़ायदा। हमें सोर्सेज के द्वारा जो जानकारी मिली, पंजाब में जो बाबा साहब के स्टैचू को तोड़ा गया, इस बात को लेकर वो दबाव में थे क्योंकि दिल्ली में कम से कम 12 सीटें ऐसी हैं जो कि एससी डोमिनेटेड है, और वहाँ पर उनको ये चिंता हुई कि अगर यही नैरेटिव चलते रहा तो फिर दिक्कत हो सकती है। यमुना के मसले पे देखें तो कहीं से उनको नुकसान इस लिहाज से नहीं हुआ कि यमुना पे तो ऑलरेडी वो बैकफुट पे है। वो तो सबको ही मानना था ना कि भाई वो तो खुद ही मान चुके थे, बाकी वो क्या मानना था। इस नैरेटिव में उन्होंने बीजेपी को भी खींच लिया कि बीजेपी को भी एक सफाई देना पड़ा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, नहीं पिए, आचमन किए, नहीं किए। ये यहाँ पर बीजेपी के रणनीतिकार शायद अब उनको ये समझ में आ रहा होगा कि थोड़ी सी चूक हुई कि हमें इसमें जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यमुना पे तो अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से बैकफुट पे थे और बैकफुट पे ही रहना था उनको। नहीं, लेकिन देवेंद्र मैं बताऊं, ऐसा भी तो वोटर होगा ना दिल्ली के अंदर, जैसा इन्होंने सर ने कहा कि भाई कैसे कोई आदमी ये बात कह सकता है। सुनने में मुझे भी पहली बार स्ट्राइक हुआ, ये कैसे बोल सकता है कोई कि भाई जहर मिला दिया पानी के अंदर आपके, तो वो भी तो भाई छिड़केगा ना। अगर वो ये कहते कि यमुना की सफाई इसलिए नहीं कर पाए कि हरियाणा ने सहयोग नहीं किया, तो ये बात कोई भी मान लेता, बहुत से लोग मान लेते। लेकिन ये कहना कि जहर मिला रहे हैं, जिस पानी को इस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल और खुद अरविंद केजरीवाल का मंत्रिमंडल और उनके पार्टी के लोग पानी पी रहे हैं, उस पानी को आप कह रहे हैं कि इसमें हरियाणा जहर मिलाकर भेज रहा है, तो मतलब गैर जिम्मेदारी की भी एक हद होती है। ये मतलब लोग ये इररिस्पांसिबल रिमार्क तो लगा होगा ना। वैसा बयान नहीं होता तो ये 4 दिन चलता क्या? उनको तो ये सीधे से नैरेटिव देना था ना। 4 दिन चलने से फायदा हो गया होगा क्या उनको? नहीं चला ना अम्बेडकर वाला, उस पर किसी कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। बीजेपी खुद उस पर वैसे आक्रामक नहीं हुई, वरना सफाई देते थे हालत खराब होती। लेकिन यमुना मुद्दा बन गई ना, तो यमुना पे तो ऑलरेडी बैकफुट पे है, तो वहां पे एक उन्होंने अपना क्रिएट किया ना विंडो कि चलो तुमने भी गलती की। अम्बेडकर पे जाते तो उनको नुकसान था ज्यादा। एक बार बताऊं सौरभ, ये अरविंद केजरीवाल की पुरानी आदत है। उनसे पूछो दक्षिण तो वो बोलेंगे उत्तर, उनसे बोलो पूछो कि गीता तो बात करेंगे बाइबल की। अरे भाई कहाँ से आ गई Z+2 सिक्योरिटी लेने वाली बात? एक दिन उन्होंने रामलीला में बोल दिया कि मैं मान हो सकता है वो स्लिप अप टंग है, लेकिन उसको भी वो मुद्दा बना के ले गए कि भाई वो मारीच जो है वो सोने का अब ये मत कीजिएगा कि वो डिजाइन से बोला था। मैं उसको डिजाइन नहीं मान रहा हूं, पर वो इसी तरह की राजनीति करते हैं। वो इसी अब जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता, आपको कोविड याद है ना? कोविड का सेकंड दौर, मैं टीवी देख रहा था क्योंकि मैं खुद इन्फेक्टेड था। भाई जैसे ही मालूम पड़ा कि लोग मर रहे हैं, उन्होंने नया नैरेटिव बना दिया, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, लोग इसलिए मर रहे हैं, सरकार ने ऑक्सीजन नहीं दिया, सरकार ने ऑक्सीजन नहीं दिया। तो जितना जोर से वो झूठ बोलते हैं, वो उनके नैरेटिव बिल्डिंग की एक कला है। और कई पॉलिटिकल झूठ था कि ऑक्सीजन नहीं, बाद में तो साबित हुआ, बीजेपी की वजह से बाद में तो साबित हुआ, खर्च ही नहीं किया। हाँ, बाद में तो साबित हुआ, और सब चीजें बाद में उन पे साबित हो जाती हैं। तो जो चीजें साबित हो जाती है वो उस पे बात नहीं करते, वो किसी तीसरी पे। आपको मालूम है आज वो क्या कर रहे हैं केजरीवाल जी? आज क्या कर रहे हैं? वो लोगों के घरों में जाकर बचत पत्र बांट रहे हैं, बनवा रहे हैं। ना 25 से 50 हजार कि आप लोगों की 25 से 50 हजार रुपए की बचत हो रही है मेरी सरकार की वजह से। बीजेपी आएगी तो उतनी आमदनी हो रही है क्या उन लोगों की जिनकी बचत हो रही है? वो बकायदा फॉर्म कार्ड बनवा रहे हैं। 15,000 रुपए कमाता है, उसकी 50,000 की बचत हो रही है। वो उनको पता है। मैं एक बात फिर से बता दूं, आप उनके हाल के कितने भी इंटरव्यू देख लीजिए, वो लगातार इस बात को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे कारण एक आम आदमी की कितने पैसे बढ़ रहे हैं। और कल वो जो मिडिल क्लास वाली बात उन्होंने कही थी ना, जो आप मिडिल क्लास मैनिफेस्टो की, सब तो मोदी जी से मांग लिया, भूलिए मत कल यूनियन बजट है।
और यूनियन बजट में एक राइडर इलेक्शन कमीशन ने भी देवेंद्र को पता है लगाया हुआ है कि आप इसमें लोक लभान योजनाएं नहीं कर सकते हैं। तो अब देखना होगा कि निर्मला सीतारमण उस हिस्से को कैसे निकालती है। इलेक्शन कमीशन ये बोल ही नहीं सकता, बजट में कहा है स्पेसिफिक नहीं कर सकता। दिल्ली स्पेसिफिक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वैसे वो तो सेंट्रल बजट में जो भी होगा पूरे देश के लिए होगा। मिडिल क्लास अब इसमें यह है कि भाई इनकम टैक्स में रिबेट मिल गई तो भी दिक्कत है। ये बोलेंगे कि देखिए इलेक्शन कमीशन के वक्त जो है ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो मैं सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग और बयान के हिसाब से बोल रहा हूं। और अगर नहीं हुआ तो ये बोल देंगे ये तो टैक्स टेररिज्म चल रहा है। ये उनका नया मिडिल क्लास वालों की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं इस वक्त कल बजट को लेकर के। आज मोदी जी ने अभी दिल्ली की रैली में भी कई बार मिडिल क्लास का जिक्र किया है। पहले तो कहा कि आपदा वाले मिडिल क्लास के दुश्मन है, 15% फ्लोटिंग वोटर है मिडिल क्लास। बार बार उन्होंने मिडिल क्लास की बात की है प्रधानमंत्री ने आज। और ये यमुना वाले पर कि मैं रिवर फ्रंट बनाऊंगा। अच्छा, एक चीज और साफ दिखाई दे रही, देवेंद्र इसको कंफर्म करेंगे, हर इलेक्शन में नहीं होता कि कोई इलेक्शन ऐसा होता है जब प्रधानमंत्री अपने कंधों पर लेकर चलते हैं उसको। अभी आप आज की स्पीच सुनिए उनकी, मुझ पर भरोसा है ना, भरोसा है कि नहीं, मोदी ने रिवर फ्रंट बना दिया ना साबरमती का अहमदाबाद में, दिल्ली में भी मैं बना दूंगा, मुझ पर भरोसा है ना आपको, पहली कैबिनेट में 2500 रुपए महिलाओं को देने का फैसला पास करा दूंगा, जिस महिला का बैंक अकाउंट फोन से लिंक करा लो जाकर के। ये पर्सनल गारंटी वाली जो बात होती है ना, वो शुरू कर दी मोदी। बिल्कुल सर। और पता है ना कि सबसे बड़ी ताकत बीजेपी की यही है कि जैसे दिल्ली के वोटर्स के दिमाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आ जाए वोट करने के समय, तो फिर 52 सीटों पर बढ़त मिलती है विधानसभा में। 7 के 7 लोकसभा जीतते हैं, उन 7 के 52 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को बढ़त हासिल होती है। अगर वो नहीं रहता है तो फिर 8 सीट और 3 सीट पे जाना पड़ता है। तो वो नैरेटिव करने की भाई अगर चेहरे की बात, तो इस चेहरे को देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो बस लेकिन जैसा मैंने कहा, ये हर इलेक्शन में नहीं करते मोदी जी, ये उस इलेक्शन में करते हैं जहां कोई चांस हो, जो फीडबैक मिलता है उसके हिसाब से। तो इससे उनके बातों से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को इस बार लग रहा है कि यार इस बार चुनाव रेस्ट केजरीवाल से छीन लेने वाला यही मौका है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पिछले 3 चुनाव को अगर देखें तो इस चुनाव से बेहतर अवसर नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल की अपनी छवि पे जबरदस्त डेंट ईमानदारी वाली जो उनकी छवि थी। दूसरा, बहुत सारे इलाके में, जैसे मुझे एक नेता जो कैंपेन में लगे हुए हैं, उन्होंने ये कहा कि स्वर्ग यही है, नर्क यही है। तो स्वर्ग है लुटियंस दिल्ली और नर्क मैं इलाका भेजता हूँ, आके आप लोग जरा एक बार मुआयना खाली कर लीजिए। तो दिल्ली में ऐसे कई सारे इलाके हैं। तो उस हिसाब से आप एंटी इनकमेंसी फैक्टर तो आप समझ ही सकते हैं कि सड़कों की इतनी बड़ी समस्या है। जैसे आप संगम बिहार इलाके में चले जाएं सौरभ, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप दिल्ली में। बिहार के दूर दराज इलाकों में जैसी स्थिति रहती है ना, वहाँ पे दिल्ली के संगम बिहार में आपको वैसी तस्वीर देखने को मिलेगी। सड़कें टूटी हुई, पानी नाली सब उस पर बह रहा है। तो वोटर्स तो 10 साल हो भी गया एंटी इनकमेंसी। सोचिए वो चुनाव में कहां तक ले गए बात को, रैली में अपनी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि ये नेशनल कैपिटल है, आपके घर के आसपास की सड़क अगर टूटी हुई है, सीवर नहीं डल रहा है, अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, आपके घर की कीमत बढ़ेगी क्या? ये वो चीजें जो किसी को हिट करेगी। हाँ यार, बात तो सही है, मेरे घर की कीमत 10 साल से वहीं की वहीं पड़ी हुई है, मैं रहता हूं दिल्ली के अंदर, मेरे मकान की, नोएडा में देखो मकान की कीमत कहां से कहां पहुंच गई है। नेशनल कैपिटल में रियल एस्टेट डाउन जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो वो उस हद तक ले गए। अब जैसे झुग्गी झोपड़ी वाली बात है, आज उन्होंने दोबारा उसको अंडरलाइन किया, जहां रहते हो वहीं मकान बना के दूंगा। अच्छा, में कांग्रेस वाले और लगे हुए साथ में, कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमने 70,000 मकान बना के दे रखे हैं, ये दे नहीं रहे। आम आदमी पार्टी वाले खंडर हो गए हैं, ये खंडर हो गए वो मकान 70,000 जो शीला दीक्षित ने बनाए थे और उन्होंने बांटे नहीं 2015 से लेकर अभी तक। तो ये अरविंद केजरीवाल के कोर वोट पर हमला है। अब वो अरविंद केजरीवाल का साथ निभाता है, छोड़ता है, ये देखना पड़ेगा। सर, आपकी अनुमति से एक लाइन अरे बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए, आपने प्रधानमंत्री की बात की, प्रधानमंत्री की बात इसलिए सौरभ, क्योंकि लोग ये भी देखते हैं ना कौन डिलीवर कर सकता है, कौन दे सकता है। तो अभी 1,000 रुपये वादा हुआ, 1,000 रुपये नहीं मिले, अब 2100 का फॉर्म भरवाया गया है। तो प्रधानमंत्री ये दिखाना चाहते हैं और ये जताना चाहते हैं कि वो देने में क्रेडिबिलिटी आप देख लो। इसलिए वो दुनिया भर की बातें हैं, मोबाइल फ़ोन लिंक और दुनिया भर के जितने भी डीबीटी के जो बेसिक फंडाज होते हैं उसकी भी बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता इस दिया बात तो को इनडायरेक्टली देखिए केजरीवाल ने भी है ही है। लोगों के जो बचत हो रही है 25,000 की नहीं हो रही होगी, कुछ तो हो ही रही है। जिसके बिल नहीं आ रहे हैं या जिसका टिकट नहीं लग रहा बस में, वो तो बचत हो ही रही है। इसलिए मैंने कहा कि वो साथ है अभी केजरीवाल के या नहीं है, मेन चीज है उनके लिए कि ये जो फ्रीबीज होती है ना, ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं, लोग साथ इसके हो जाते हैं। लेकिन इसका एक समय आता है जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इसको पकड़ लेता है। 2024 का लोकसभा चुनाव देखिए, 21.5 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, कितनी बड़ी बचत है।
कि आपको अपने परिवार बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने की ज़रूरत ही नहीं, उसके लिए काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपकी जो बचत हो रही है वो दूसरे चीज़ों पर खर्च कीजिए। इससे बड़ी बचत और क्या होगी कि एक तो निश्चिंतता कि भूखे नहीं सोएंगे, और दूसरा पैसे की बचत हो रही है। लेकिन वो काम नहीं आया, मतलब ये नहीं कह सकते एकदम काम नहीं आया, लेकिन उसका उस तरह का असर नहीं हुआ जैसा शुरू में हुआ। लोकसभा में आप कह रहे हैं। हाँ। तो ये हर राज्य में देख लीजिए इस तरह की घोषणाएं और योजनाएं तो राजस्थान में भी अशोक गहलोत ने की थी। कल मैंने सर ट्विटर पर एक टेलीविजन चैनल की रिपोर्टर थी, वो बात कर रही थी कुछ महिलाओं से, तो मैंने सुना, मुझे वो मतलब बात करने लायक चीज़ लगी, इसलिए मैं यहाँ कह रहा हूँ। वो कुछ दलित महिलाओं से बात कर रही थी और उन्होंने सीधे सीधे पहले पूछा भी वोट किसको देंगे, तो उन्होंने कहा ये मैडम ये तो हम नहीं बताएंगे। फिर उन्होंने कहा कि जब इस तरीके से घुमा के पूछना शुरू किया कि कुछ मिल रहा है आप लोगों को इस सरकार में, बोले वादे सब लोग करते हैं, देता कौन है, मतलब फिर वो गोलमोल जवाब था। फिर उसके बाद बस वाली बात हुई कि बस का तो टिकट नहीं लगता ना, तो कुछ तो बचत होती होगी। बोले 300 मेरे मान लो, 300 इनके मान लो, महीने के 600 रुपये की बचत होती है हमारी। फिर उसमें से जो दूसरी महिला नहीं बोली थी अभी तक, वो बोली कि वैसे केजरीवाल को 5-10 रुपया महिलाओं को भी टिकट रखना चाहिए था। बोले आपको क्या अच्छा नहीं लगता फ्री का टिकट? बोले नहीं, मतलब बस में फ्री में चलना अच्छा नहीं लगता। ऐसी सोच वाले बहुत लोग हैं। हाँ। देश में भी हैं, दिल्ली के अंदर भी हैं, और मिडिल क्लास का एक बड़ा तबका है जो इस तरह की फ्री बांटने वाली पॉलिटिक्स में ना। मेरे परिवार में, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, मध्य प्रदेश में ही सबसे पहले लाडली बहना योजना शुरू की गई थी, और सौभाग्य से मेरी बहनें ही बहनें हैं, और उनमें से ज़्यादातर काम नहीं करती हैं, और मतलब सब उनके पति अब रिटायर हो चुके हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने फॉर्म भरा है क्या? बोले हमको नहीं चाहिए फ्री का। मतलब ये उनका सेंटिमेंट था। तो मैं आपको ये भी भावना बता रहा हूँ कि ऐसे भी लोग हैं जो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के अंदर इसके बारे में पॉलिटिकल पार्टी को भी, देश को भी और राज्यों को भी एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। का भी एक बड़ा वर्ग है जो ये कहता है कि हमको इस योग्य बनाइए कि हम कमा सकें, फ्री का देने की हमको आदत मत डालिए, हमको ऐसा मत बनाइए कि हम फ्री पर निर्भर रहें। तो ये सेंटिमेंट बदलने में समय लगेगा। ऐसा नहीं कि रातों रात इसका असर हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, ये एक चुनाव में हो जाएगा, लेकिन लोगों के मन में ये बात कहीं ना कहीं आने लगी है, और ऐसे लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। ये बात हमने इसी प्रोग्राम में की, शायद देवेंद्र आपने बोली थी कि ये चुनाव जितना बिजली, सड़क, पानी, सीवर पे रहेगा, उतना आम आदमी पार्टी मुश्किल में रहेगी, जितना ये भागेगा और मुद्दों पर। बिल्कुल बिल्कुल उतना एकदम से कि जितना बिजली, सड़क, पानी पे रहा वहाँ, और दूसरी चीज़ की फ्रीबीज पे जहाँ गया है ये लड़ाई, इस चुनाव को अगर सौरभ अभी देखें तो शुद्ध रूप से फ्रीबीज पे ही जा रही है। अच्छा, बिल्कुल। और दोनों तरफ के नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव चल रहे हैं। जैसे बीजेपी को अगर चिंता है, उसको पता है कि बिजली, सड़क, इन सारे मुद्दों पे अरविंद केजरीवाल नहीं ठहरेंगे, उनको चिंता है उन 35 लाख फॉर्म की, महिलाओं के फॉर्म की, जो कि केजरीवाल ने पैसे देने के नाम पे भरवा ली। वो डाउट, ये डाउट झारखंड में नहीं भरवाएं क्या? नहीं, फॉर्म नहीं भरवाया गया है। अनाउंसमेंट कर करके अब एक घर घर में ये मैसेज दिलवाया जा रहा है 2500 का। आपने देखा झारखंड के चुनाव ने क्या किया, फ्रीबीज। उससे पहले मध्य प्रदेश फ्रीबीज, महाराष्ट्र, कई सारे फैक्टर्स में, लेकिन सबसे ज़्यादा फ्रीबीज की चर्चा। तो मूड और माहौल चाहे, और राज्य देखिए, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वो बहुत इफेक्टिव तरीके से, एक तो बहुत लास्ट में वो किए थे, वो तो बाद में थोड़ा पहले कर दिया वो था। इफेक्टिव नहीं था। कोशिश तो दोनों जगह वहां भी हुई ना, लेकिन ऐसा मतलब अभी तक मात्रा में सेंटिमेंट नहीं दिख आपका रहा है सेंस कह रहा है कि ये फ्रीबीज पर जा रहा है चुनाव। ये मेरे सेंस का नहीं है, मतलब मुझे जो फीडबैक मिल रहा है, मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम में लगे हुए जो लोग, जो कि चुनाव में लगे हुए हैं, उनको यही है कि भाई अच्छा आप सिंपल देखिए ना कि दोनों तरफ से फ्रीबीज हो रहा है। नहीं, वो तो ठीक है। तो अब मतलब नहीं, फ्रीबीज होने का मतलब है चुनाव, ये जो यूएसपी थी 2100 बनाओ 2500, उसको बीजेपी कांग्रेस दोनों ने मिलकर काउंटर कर दिया कि भाई ये दे रहा है तो हम भी वादा कर रहे हैं। अगर ये काउंटर हो गया तो फिर उस हिसाब से आम आदमी पार्टी की 5 सीटें भी नहीं आनी चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके पास और क्या है, ईमानदारी की छवि रह नहीं गई, नेता उनके पास है नहीं। वो पूरा का पूरा जो नैरेटिव 2 ही चीज पे था ना, कि एक तो फ्री देते हो, बहुत तभी मोदी जी मुझ पर भरोसा है पर आ गए ना। बिल्कुल, मैं हूं तो मैं हूं, मैं ईमानदार भी हूं, मैं दूंगा भी, और मैं परफॉर्मर भी हूं, करके दिखा चुका हूं। और विश्वसनीयता की भी बात है। पॉलिटिक्स और जो बाकी चीजें जो हैं, वो सब कुछ विश्वसनीयता और क्रेडिबिलिटी पे चलती है। 31 जनवरी 6:29 पर प्रदीप जी को क्या कहना है चुनाव पर? क्या हो रहा है? आप क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं? आप पहले इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की विधानसभा सीट जीत रहे हैं? हाँ, अच्छा सवाल है सर, क्या हो रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा नहीं जीत रहे, आपको लगता? जिस तरह की लड़ाई है,
ये लड़ाई जो अरविंद केजरीवाल को ज्यादा अच्छी तरह से याद होगी, 2013 की लड़ाई। जिस तरह शीला दीक्षित का उस समय तो हारना लगभग नामुमकिन असंभव लगता सा था। आज इस बात को आप नामुमकिन नहीं कह सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हार ही जाएंगे, लेकिन बहुत बड़ी लेकिन हारेंगे नहीं, ये दावा कोई नहीं कर सकता। और ओवरऑल सर 70 में, मतलब मैं नंबर नहीं पूछ रहा आपसे, मगर लेकिन क्या लग रहा है? नहीं, मुझे लग रहा है सरकार बदल रही है। बदल रही है सर। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ सर, बदल रही है। मैं कह चुका हूँ। मैं तो आपके उस आधार पर चुनाव बदलता रहता है ना, तो हम कई दिनों चुनाव बाद ये बदलता सवाल रहता है, लेकिन आज की तारीख में भी मैं यही कहूंगा कि बीजेपी को एक बड़ा वोट चंक गेन हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को भी 3-4-5% तक गेन हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कुछ सीटों के परफॉर्मेंस के बाद, और आम आदमी पार्टी घटेगा। ये मैंने बीजेपी, लेकिन बीजेपी को अपने दम पर सरकार बनानी नहीं चाहिए, मतलब क्लियर मेजोरिटी की सरकार मैं तो ये बनानी यहां तक कह रहा हूं कि क्लियर मेजोरिटी नहीं, जो जाएगी वो 40 से ऊपर जाएगी। और नई दिल्ली की सीट, जिस तरह से इसने हमेशा चुनाव जिताया है, जिस पार्टी ने सीट जीती उसकी सरकार बनी है, इस बार भी वही होगा। नई दिल्ली की सीट ही डिसाइडिंग फैक्टर होगी। आप जिनसे बात कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? अभी तक सारा जो समझ में आ रहा है, जैसे हरियाणा जैसा हो गया, जिसके बारे में किसी को आइडिया नहीं तो अलग बात, अन्यथा आम आदमी पार्टी थोड़ा एडवांटेज वाली स्थिति में दिख रही है। और नंबर्स के हिसाब से अगर आप उसको समझना चाहें तो ऐसा नज़र आ रहा है कि लगभग 20 से 22 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी बहुत अच्छे पोजीशन में नज़र आ रही है, 30 सीट ऐसी है जहां पे आम आदमी पार्टी अच्छे पोजीशन में नज़र आ रही है। बाकी जो सीटें हैं उस पर फाइट तो अगले 4 दिन जो हैं ये बहुत अहम होने वाले हैं। और आज भी बीजेपी ने तय भी किया, सोचिए किस लेवल पर लड़ाई चल रही है, कि मंडल स्तर तक सांसदों को लगाया गया है, एनडीए के सांसदों को, कि आप अलग अलग ब्लॉक की जिम्मेदारी दी गई अलग अलग मंडल में, वहाँ पे जाएं और सैटरडे संडे में आपको वहाँ नहीं जाना है, क्षेत्र में नहीं जाना है, दिल्ली में ही रहना है और कैंपेन करना है एक घर तक। और बड़ी चिंता ये है कि जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वो घर से निकल कर वोट करें। तो ये भी बाकायदा इंस्ट्रक्शन, रिटन इंस्ट्रक्शन में है कि आपको ये भी कहना है कि वोटिंग के दिन घर में मत रहिएगा। ये नहीं कि अंदर टीवी के सामने बैठ के मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं, अब बूथ तक नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ तक जाइए और जाके वोट दीजिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है, माहौल भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन अभी और एक वीडियो बनाया ना कि आपने वोट की अहमियत वाला, मेरे फोन पे आया। अच्छा, एक वोट की अहमियत, आपने बंटवारे वाला किस्सा सुना है ना, उसमें सियालकोट वाला किस्सा सुना है, तो वो डर है इस बार, मतलब बीजेपी को कि वोट पड़ना चाहिए। नहीं, वो डर तो मिडिल क्लास को लेकर बीजेपी को हमेशा रहता है। आप देखिए जितने मेट्रोज हैं उनमें वोटिंग परसेंटेज गिर जाता है। बीजेपी का जो वोटर है बाई इलेक्शन में ज़्यादातर निकलता नहीं कि इससे तो न सरकार बननी है न गिरनी है, तो किस लिए जाए। तो वोटर निकालना सबसे बड़ा चैलेंज है बीजेपी का। हरियाणा और महाराष्ट्र और जम्मू, ये तीनों ये बताते हैं कि ये काम सबसे खूबसूरती से जो है संघ करता है, जो कि लगा हुआ ये है काम जो संघ यहाँ भी लगा हुआ है। बहुत शॉर्ट में प्लीज। बहुत छोटा, एक वोट की बहुत अहमियत होती है। एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी, एक वोट से प्रवेश वर्मा की सास नीना वर्मा वो चुनाव जीती धार के अंदर, और एक ही वोट से सीपी जोशी जो नाथ द्वारा मुख्यमंत्री बनने से रह गए, क्योंकि एक वोट से हार गए। और बाद में जब उनको मालूम पड़ा तो उनकी पत्नी ही ये सोचकर कि मेरे पति तो जीत रहे, वोट करने नहीं गई थी। तो अब आप जान गए ना क्या होती है एक वोट की कीमत, तो अब इसको याद रखिएगा 5 तारीख को, जिसको देना है दीजिएगा, लेकिन दीजिएगा जरूर। रमेश बाबू भी बोल दीजिए इससे पहले कि कोई मुझे कहे कि ये देखो वोट मांग रहा है किसी के लिए किसको भी दीजिए, लेकिन वोट दीजिए। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आपका प्रोग्राम में आया। दीपक सर बहुत शुक्रिया आपका, देवेंद्र बहुत धन्यवाद आपका भी।